भाइयों बहनों, हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। टूरिज्म से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। चना बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, पकोड़े बेचने वाला भी कमाता है, अरे चाय बेचने वाला भी कमाता है। और जब चाय बेचने वाले की बात आती है तो मुझे जरा अपनापन महसूस होता है। टूरिज्म के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। टूरिज्म के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। लेकिन टूरिज्म के अंदर बढ़ावा देने में भी और एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में भी हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी। आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, 21वीं सदी के 1.5 दशक के दरवाजे पर सेवक की अनेक अनेक शुभकामना। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। आपने कुछ दिन पहले, इन दिनों अखबारों में चर्चा चलती है कि मोदी जी की सरकार आ गई, अफसर लोग समय पर सरकार ऑफिस जाते हैं, समय पर ऑफिस खुल जाती है, लोग पहुंच जाते हैं। मैं देख रहा था हिंदुस्तान के नेशनल न्यूज़पेपर कहे जाए, टीवी मीडिया कहा जाए, ये प्रमुख रूप से खबरें छप रही थी। सरकार के मुखिया के नाते तो मुझे आनंद आ सकता है कि देखो भाई, सब समय पे चलना शुरू होगा, सफाई होने लगी। लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा था, मुझे पीड़ा हो रही थी। वो बात मैं आज पब्लिकली कहना चाहता हूं। इसलिए कहना चाहता हूं, क्या इस देश में सरकारी अफसर समय पर दफ्तर जाएं, ये कोई न्यूज होती है क्या? और अगर वो न्यूज बनती है तो हम कितने नीचे गए हैं, कितने गिरे हैं, इसका वो सबूत बन जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकारें कैसे चली हैं, आज वैश्विक स्पर्धा में कोटि कोटि भारतीयों के सपनों को साकार करना होगा, तो ये होती है, चलती है से देश नहीं चल सकता। जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शासन व्यवस्था नाम का जो पुर्जा है, जो मशीन है, उसको और धारदार बनाना है, और तेज बनाना है, और गतिशील बनाना है। और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई न कोई मां बाप है। क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ, मां बाप तय करें कि हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही।
भाइयों बहनों, कानून अपना काम करेगा, कठोरता से करेगा, लेकिन समाज के नाते भी, हर मां बाप के नाते हमारा दायित्व है से करेगा, लेकिन समाज के नाते भी, हर मां बाप के नाते हमारा दायित्व है। कोई मुझे कहे, ये जो बंदूक कंधे पर उठा करके निर्दोषों के मौत घाट उतारने वाले लोग, कोई माओवादी होंगे, कोई आतंकवादी होंगे, वो किसी न किसी के तो बेटे हैं। मैं उन मां बाप से पूछना चाहता हूं, क्या आपके बेटे से कभी इस रास्ते पर जाने से पहले पूछा था कभी आपने? हर मां बाप जिम्मेवारी ले। इस गलत रास्ते पर ले गया हुआ आपका बेटा निर्दोषों की जान लेने के पर उतारू है। न वो अपना भला कर पा रहा है, न अपने परिवार का भला कर पा रहा है, और न ही देश का भला कर पा रहा है। और सदियों से किसी न किसी कारणवश सांप्रदायिक तनाव से हम गुजर रहे हैं। देश विभाजन तक हम पहुंच गए। आजादी के बाद भी कभी जातिवाद का जहर, कभी सांप्रदायवाद का जहर, ये पापाचार कब तक चलेगा? किसका भला होता है? बहुत लड़ लिया, बहुत लोगों को काट लिया, बहुत लोगों को मार दिया। भाइयों बहनों, एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, किसी ने कुछ नहीं पाया है सिवाय भारत मां के अंगों पर दाग लगाने के सिवा हमने कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं देश के उन लोगों से आह्वान करता हूं, जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते। एक बार देखो, मेरे देशवासियों, मेरे शब्द पे भरोसा कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब तक किए हुए पापों को, उस रास्ते को छोड़ें, सद्भावना, भाईचारे का रास्ता अपनाएं और हम देश को आगे ले जाने का संकल्प करें। मुझे विश्वास है कि हम इसको कर सकते हैं। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए
कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सबमरीन कम मेक इन इंडिया। ताकत है हमारे देश में। आइए, मैं निमंत्रण देता हूं, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके रहते हुए छोटी मोटी चीजें हमें दुनिया से इंपोर्ट क्यों करनी पड़े? क्या मेरे देश के नौजवान ये तय कर सकते हैं? वो जरा रिसर्च करें, ढूंढें कि भारत कितने प्रकार की चीजों को इंपोर्ट करता है, और वो फैसला करें कि मैं अपने छोटे छोटे काम के द्वारा, उद्योग के द्वारा, मेरा छोटा ही कारखाना क्यों ना हो, लेकिन मेरे देश को इंपोर्ट करने वाली कम से कम एक चीज मैं ऐसी बनाऊंगा कि मेरे देश को कभी इंपोर्ट ना करना पड़े। इतना ही नहीं, मेरा देश एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। अगर हिंदुस्तान के लाखों नौजवान एक एक आइटम लेकर के बैठ जाए, भारत दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला देश बन सकता है। और इसलिए मेरा आग्रह है नौजवानों से, विशेष करके छोटे मोटे उद्योगकारों से, दो बातों में कॉम्प्रोमाइज न करें। एक, जीरो डिफेक्ट, दूसरा जीरो इफेक्ट। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें जीरो डिफेक्ट हो, ताकि दुनिया के बाजार से कभी वापिस ना आए, और हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिससे जीरो इफेक्ट हो, पर्यावरण पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सपना लेकर के अगर हम आगे चलते हैं, तो मुझे विश्वास है मेरे भाइयों बहनों कि जिस काम को लेकर के हम चल रहे हैं, उस काम को पूरा 20, 22, 24 साल के नौजवान जो कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को चकित कर दिया। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ये ताकत हमारे देश में है, क्या देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं, तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, एक गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं, और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें, तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। सामान्य मानवीय की रोजमर्रा की चीजें आपके हाथ में मोबाइल फोन है। हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन क्या ये मोबाइल गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं? अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे, गरीब आदमी वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है। अगर हम डिजिटल इंडिया का सपना लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चल पड़े, और हम कम से कम स्वनिर्भर बन जाए, तो देश की तिजोरी को कितना बड़ा लाभ हो सकता है। और इसलिए हम इस डिजिटल इंडिया को लेकर के जब आगे चलना चाहते हैं, तब ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस है, और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की ओर जाने का रास्ता है। कि एक जमाना तक कहा जाता था कि रेलवे देश को जोड़ती है, ऐसा कहा जाता था। मैं कहता हूं आज आईटी
देश के जन जन को जोड़ने का ताकत रखती है। और इसलिए हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहता है। भाइयों बहनों, अगर हम इन चीजों को लेकर के चलते हैं तो मुझे विश्वास है कि डिजिटल इंडिया विश्व की बराबरी करने की एक ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। टूरिज्म से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। चना बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, पकोड़े बेचने वाला भी कमाता है, अरे चाय बेचने वाला भी कमाता है। और जब चाय बेचने वाले की बात आती है तो मुझे जरा अपनापन महसूस होता है। टूरिज्म के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। टूरिज्म के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। लेकिन टूरिज्म के अंदर बढ़ावा देने में भी और एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में भी हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी। आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, 21वीं सदी के 1.5 दशक के दरवाजे पर क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। इक्कीसवीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा महोत्सव बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐषणाएं जगाती हैं और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है। और इसलिए हम उन बातों को ही कहने के पक्षदार हैं जिसको हम अपने देखते देखते पूरा कर पाए। भाइयों बहनों, देश हित की चर्चा करना, देश हित के विचारों को देना, इसका अपना महत्व है। लेकिन हमारे सांसद वे कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता। वो अपनी बात बता सकते हैं, सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद को कुछ करने का अवसर मिलता नहीं। मैं एक नए विचार को लेकर के आज आपके पास आया। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं, कई नेताओं के नाम से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं। संसद आदर्श ग्राम योजना। हम कुछ पैरामीटर तय करेंगे और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले और कुछ पैरामीटर तय हो वहां की स्थल काल परिस्थिति के अनुसार, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर अपन तय करेंगे। और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। इतना तो कर सकते हैं ना भाई, करना चाहिए ना। देश बनाना है तो गांव से शुरू करें।
एक गांव आदर्श बनाएं। और मैं 2016 का टाइम इसलिए देता हूं कि नई योजना है, लागू करने में, योजना बनाने में कभी समय लगता है। और 16 के बाद जब 2019 में वो चुनाव के लिए जाए उसके पहले और 2 गांवों को करे। और 2019 के बाद हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। जो शहरी क्षेत्र के एमपी है उनसे भी मेरा आह्वान है, वे भी एक गांव पसंद करें। जो राज्यसभा के एमपी हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, वे भी एक गांव पसंद करें। हिंदुस्तान के हर जिले में एक अगर आदर्श गांव बना करके हम देते हैं तो सभी अगल बगल के गांवों को खुद को उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। एक मॉडल गांव बना करके देखें, व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बना करके देखें। और मैं 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की कंप्लीट ब्लूप्रिंट सभी सांसदों के सामने रख दूंगा, सभी राज्य सरकारों के सामने रख दूंगा। और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी इस योजना के माध्यम से अपने राज्य में जो अनुकूलता हो वैसे सभी विधायकों के लिए एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प करिए। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के सभी विधायक एक आदर्श ग्राम बनाएं, सभी सांसद एक आदर्श ग्राम बनाएं। देखते ही देखते हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा, जो हमें गांव की सुख सुविधा को बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है, हमें नई दिशा दे सकता है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से अखबारों में, टीवी में एक चर्चा चल रही है, प्लानिंग कमीशन का क्या होगा। मैं समझता हूं कि जिस समय प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ, योजना आयोग का जन्म हुआ, उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय की जो आवश्यकताएं थी, उसके आधार पर उसकी रचना की गई। और पिछले इन वर्षों में योजना आयोग ने अपने तरीके से राष्ट्र के विकास में उचित योगदान किया है। मैं इसका आदर करता हूं, गौरव करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं। लेकिन अब देश की अंदरूनी स्थिति भी बदली हुई है, वैश्विक परिवेश भी बदला हुआ है, आर्थिक गतिविधि का केंद्र सरकारें नहीं रही हैं, उसका दायरा बहुत फैल चुका है। राज्य सरकारें विकास के केंद्र में आ रही है और मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूं। भारत को आगे ले जाना है तो राज्यों को आगे ले जाकर के ही होने वाला है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की अहमियत पिछले 60 साल में जितनी थी उससे ज्यादा आज के युग में है। हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को चेतनवंत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को विकास की धरोहर के रूप में काम लेना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की एक टीम फॉर्मेशन हो, केंद्र और राज्य की एक टीम हो, ये टीम बनकर के आगे चले तो इस काम को अब प्लानिंग कमीशन के नए रंग रूप से सोचना पड़ेगा। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी चली आ रही पुरानी व्यवस्था में उसका कायाकल्प भी करने की जरूरत है, उसमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। और कभी कभी पुराने घर के रिपेयरिंग में खर्चा ज्यादा होता है लेकिन संतोष नहीं होता, फिर मन करता है अच्छा है कि नया ही घर बनाते हैं। और इसलिए बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की
आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर, नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। यही तो भूमि है जहां सिद्धार्थ के जीवन की घटना थी। एक पंछी को एक भाई ने तीर मार दिया और एक दूसरे भाई ने तीर निकाल करके बचा लिया। मां के पास गए, पंछी किसका, हंस किसका? मां ने पूछा, मारने वाले का, बचाने वाला? मां ने कहा बचाने वाले का। मारने वाले से बचाने वाले की ताकत और होती है, और वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है, वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है। और इसलिए मैं पड़ोस के देशों से मिलजुल करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लड़ने के लिए सहयोग चाहता हूं, सहयोग करना चाहता हूं। और हम मिलकर के, सार्क देश मिलकर के हम दुनिया में अपनी अहमियत खड़ी कर सकते हैं, हम दुनिया में एक ताकत बन के उभर सकते हैं। आवश्यकता है हम मिलजुल करके चले, गरीबी से लड़ाई जीतने का सपना लेकर के चले, कंधे से कंधा लेकर के चले। मैं भूटान गया, नेपाल गया, सार्क देशों के सभी महानुभाव शपथ समारोह में आए। एक बहुत अच्छी शुभ शुरुआत हुई है, सुनिश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, मेरा विश्वास है। और देश और दुनिया में भारत की ये सोच, हम देशवासियों का भला करना चाहते हैं और विश्व के कल्याण में काम आ सके, ऐसा हिंदुस्तान हाथ फहराना चाहता है। इन सपनों को लेकर के पूरा करके आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज 15 अगस्त को देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प लेकर के चलेंगे। हम देश के लिए काम आए, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं, यह देश उसकी एक नियति है, विश्व कल्याण की नियति है। ये विवेकानंद जी ने कहा था, यह नियति को पूर्ण करने के लिए यह भारत का जन्म हुआ है।